गामा नाइफ क्या होता है? आपने पहले कभी सुना है गामा नाइफ के बारे में? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ गामा नाइफ के बारे में। गामा नाइफ क्या होता है? ये कैसे वर्क करता है? इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किसने इसकी खोज की, नाम कैसे पड़ा और ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, इसमें टाइम कितना लगता है, कॉस्ट कितना लगता है, पेशेंट एक्सपीरियंस क्या है, ओवरऑल सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप या आपके फैमिली में या आपके नोन ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, ब्रेन हेमरेज किसी भी प्रॉब्लम से अगर सफर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी गामा नाइफ के बारे में। गामा नाइफ किन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी हम समझेंगे इन डिटेल से। तो चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि गामा नाइफ क्या है। गामा नाइफ एक एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी है जो कि नॉन इन्वेजिव ब्रेन सर्जरी के लिए यूज की जाती है। गामा नाइफ में ट्रेडिशनल सर्जरी के बजाय इसमें एडवांस फोकस लाइट का यूज किया जाता है और ब्रेन की सर्जरी की जाती है। इसमें पेशेंट के दिमाग के स्पेसिफिक एरिया पे हाई डोज रेडिएशन यूज करके ट्रीट किया जाता है विदाउट इंसिजन। आप समझते हैं सेकेंड पॉइंट कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ और इसका नाम कैसे पड़ा। गामा नाइफ का आविष्कार 1951 में स्वेडिश न्यूरोसर्जन लार्ज लैक्सेल और फिजिस्ट बार्जे लार्सन के द्वारा किया गया। इस टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस ये था कि पेशेंट के स्कल पे बिना इंसिजन लगाए टारगेट पॉइंट तक पहुंचा जाए और पेशेंट के ब्रेन की सर्जरी की जाए। अब इसका गामा नाइफ नाम कैसे पड़ा? इसमें गामा रेज का यूज किया जाता है जो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 सोर्सेज से जनरेट होती है। तो अब इसको नाइफ का नाम क्यों दिया गया? दरअसल अपने जो ट्रेडिशनल सर्जरी में इंसिजन के लिए जो नाइफ यूज की जाती है ब्रेन के टारगेट पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वहां पे एक इंसिजन का काम कौन कर रहा है? एक रेडिएशन कर रहा है। वो भी कौन सा रेडिएशन? जो कि गामा रेडिएशन है। तो जब गामा रेडिएशन के थ्रू पेशेंट के स्कल पे बिना इंसिजन लगाए टारगेट पॉइंट तक पहुंच रहे हैं तो ये रेडिएशन एक नाइफ की तरह काम कर रही है। यूजुअली जब ये एक नाइफ की तरह काम कर रही है तो इसे भी साइंटिस्ट के द्वारा जो नाम दिया गया वो दिया गया गामा नाइफ। अब समझते हैं अपना थर्ड पॉइंट कि ट्रेडिशनल सर्जरी और गामा नाइफ में डिफरेंट क्या क्या होता है। दरअसल जो मैं ट्रेडिशनल सर्जरी बोल रही हूँ वो ये बोल रही हूँ कि बहुत टाइम से जो ट्रेंड होता है कि जब भी किसी भी पार्ट का सर्जरी होना होता है तो डॉक्टर पहले कट लगाते हैं, देन उस पार्ट तक पहुंचते हैं और फिर वहां पे जो एबनॉर्मल पार्ट है या जो अफेक्टेड पार्ट है उसको बॉडी से बाहर करते हैं। तो ये एक अपना ट्रेडिशनल सर्जरी में इंक्लूड होता है। बट जो मैं इसके अंदर ट्रेडिशनल सर्जरी बोल रही हूँ, इट मीन्स कि ब्रेन को ट्रीट करने के लिए या ब्रेन के अफेक्टेड पार्ट को ट्रीट करने के लिए ट्रेडिशनल सर्जरी, इट मीन्स कि इंसिजन लगाया जा रहा है, कट लगाया जा रहा है, वो एक ट्रेडिशनल सर्जरी है। और गामा सर्जरी मैंने आपको जैसा कि बताया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंट ये है कि जो ट्रेडिशनल सर्जरी है वो काफी ज्यादा पेनफुल हो सकती है पेशेंट एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो। बट गामा सर्जरी में पेशेंट को कोई पेन नहीं होता। अगर किसी पेशेंट में ट्रेडिशनल सर्जरी हो रही है तो इन्वेजिव लाइन डलते हैं, कई सारे ड्रेनेज ट्यूब डलते हैं, मतलब काफी चीजें यूज होती हैं जो कि पेशेंट के लिए काफी उनका हॉस्पिटल स्टे बढ़ा देता है। पर जो गामा नाइफ है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। पेशेंट का स्टे, हॉस्पिटल स्टे भी ज्यादा नहीं होता है, प्लस इसमें कोई इंसिजन नहीं लग रहा है, तो ऐसा रिकवरी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फास्ट रिकवरी होता है। ट्रेडिशनल सर्जरी में ब्लीडिंग होने का रिस्क होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है क्योंकि ओपन वुंड होता है एक तरीके से। बट गामा नाइफ में क्या है, कोई ब्लीडिंग का रिस्क नहीं है, HAI यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का भी रिस्क नहीं है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। अगर ट्रेडिशनल सर्जरी के कॉस्ट की बात करें तो उसमें सर्जरी के साथ साथ बहुत सारे एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाते हैं, जैसे कि आपका हॉस्पिटल स्टे, देन जो आपके एनेस्थीसिया का चार्ज है, एंड थर्ड है कि अगर आपका इंसिजन लग रहा है तो इक्विपमेंट चार्ज और ऑक्सीजन लग रहा है, मतलब जितनी भी एसेसरीज हैं जो आपके ऑपरेशन में यूज किए जा रहे हैं, इक्विपमेंट लेकर के बाकी चीजें। और अगर पेशेंट की केयर हो रही है हॉस्पिटल में तो उसको मेडिसिन देने के लिए, पेशेंट को टच करने के लिए, पेशेंट के केयर के लिए जितनी भी चीजें एसेसरीज यूज हो रही हैं जो कि हॉस्पिटल में हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा यूज किया जाता है, वो सारी चीजें क्या है, वो सब कुछ चार्ज पेशेंट के नाम पे होता है। अगर आपका हॉस्पिटल स्टे बढ़ता है तो उतनी बार क्या होगा, डॉक्टर विजिट होगा, तो हर बार जब डॉक्टर विजिट करने आएगा तो डॉक्टर विजिट चार्ज होता है। तो ओवरऑल अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल सर्जरी में कॉस्ट काफी ज्यादा चली जाती है इन चीजों की वजह से। बट अगर मैं गामा नाइफ की बात करूं, गामा नाइफ जैसा कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि अगर कोई डॉक्टर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करे तो आपका कॉस्ट इंक्रीज हो। बट आप ये सोचो कि पेशेंट के लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि अगर पेशेंट एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये पेनलेस प्रोसीजर होता है और साथ के साथ सेम डे पे पेशेंट डिस्चार्ज जा सकता है। उसकी जो मेडिसिन है
वो भी काफ़ी कम रहेगी। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं होगा तो उससे कोई और रिस्क भी नहीं है। तो ओवरऑल क्या है कि यहाँ पे आपका अगर कॉस्ट हाई भी जाता है, तो भी एटलीस्ट ट्रेडिशनल सर्जरी जितना तो नहीं जाएगा। तो गामा नाइफ जो एक सर्जरी का टाइप होता है, बेसिकली ऐसे पेशेंट में जिनमें ब्रेन कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है या फिर ब्रेन के किसी भी ऐसे आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है जो कि प्रॉपर ब्रेन को ब्लड सप्लाई ही नहीं दे रहा है। तो इन सारे केस में क्या है कि गामा नाइफ का यूज़ किया जाता है और पेशेंट की जान को बचाया जाता है। तो ये था कॉस्ट का डिफरेंट। अगर मैं बताऊँ कि गामा नाइफ में टाइम कितना लगता है यानी टाइम ड्यूरेशन, तो दरअसल इसका कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि ये क्या है कॉम्प्लिकेशन पे डिपेंड करता है। बट फिर भी यूजुअली अगर हम समझें तो 30 मिनट से 2 आवर्स तक का टाइम लगता है गामा नाइफ में। और आप सेम डे पे डिस्चार्ज भी जा सकते हैं, वो आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे एज पर योर हेल्थ कंडीशन। अब फोर्थ पॉइंट में हम समझते हैं कि प्रोसीजर कैसे होता है। गामा नाइफ प्रोसीजर नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसमें हाईली प्रीसियस रेडिएशन थेरेपी का यूज किया जाता है। तो पिछले 3-4 पॉइंट में हमने ये समझ लिया कि नॉर्मल गामा नाइफ करती क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। अब समझते हैं कि पेशेंट प्रिपरेशन में क्या क्या किया जाता है। हेड फ्रेम फिटिंग होती है। पेशेंट के हेड पर स्पेशली एक मेटल फ्रेम लगाया जाता है जो कि हेड को स्टेबल और इमोबिलाइज रखने के लिए यूज किया जाता है। इस फ्रेम को स्कैल्प के चारों पॉइंट पर लोकल एनेस्थीसिया देकर के फिक्स किया जाता है जिससे पेशेंट को पेन ना हो या पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील ना करे। और इस फ्रेम का काम होता है रेडिएशन बीम को एग्जैक्ट टारगेट पॉइंट पर फोकस करना। अब एक सवाल माइंड में ये आ रहा होगा कि ब्रेन के किस पार्ट में कितना रेडिएशन देना है, कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, क्या प्रॉब्लम है, इसका पता कैसे लगाया जाता है। ये पता लगाया जाता है एमआरआई, सीटी स्कैन या एंजियोग्राफी से। इन सब के द्वारा ब्रेन में ट्यूमर या फिर ब्रेन में ऐसी कोई ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी में ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है और इसे डॉक्टर के द्वारा प्लान किया जाता है कि गामा नाइफ के द्वारा बॉडी से रिमूव किया जाएगा। अब समझते हैं ट्रीटमेंट प्लानिंग। ट्रीटमेंट प्लानिंग कंप्यूटराइज्ड प्लानिंग होती है। इसमें डॉक्टर और फिजिस्ट प्रीसियस ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। इसमें रेडिएशन का डोज कितना रखना है और एंगल कैलकुलेशन किया जाता है। ये प्लान इंश्योर करता है कि रेडिएशन सिर्फ टारगेट एरिया तक ही पहुंचे और हेल्दी टिश्यू को मिनिमल इफेक्ट डाले। तो इस तरीके से जो गामा नाइफ है ये प्रोसीजर डॉक्टर काम में लेते हैं ऐसे पेशेंट में जो कि ब्रेन के किसी भी कॉम्प्लिकेशन से सफर कर रहे होते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी गामा नाइफ के ऊपर। अब हम एक पॉइंट में ये समझते हैं कि पोस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। पोस्ट ट्रीटमेंट में जैसा कि मैंने बोला सेम डे पे पेशेंट डिस्चार्ज आ सकता है, बट ये डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे। बट हाँ, ये कोई इंसिजन वाला एक प्रोसीजर नहीं है, इसमें पेशेंट की ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो इस हॉस्पिटल स्टे इतना नहीं होता जितना कि ट्रेडिशनल सर्जरी में होता है। इसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट को रेगुलर उसके फॉलोअप के लिए आना होता है, जो डॉक्टर उसको डेट देते हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट में डॉक्टर उसे एमआरआई, एक्सरे या सीटी स्कैन के लिए कहते हैं तो पेशेंट को वो कराना पड़ता है। ये थी पोस्ट सर्जरी की बात। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना गामा नाइफ के बारे में इन डिटेल से। अगर कोई भी पॉइंट जो कि इस वीडियो में मेरे से छूट गया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं वहां भी आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।